व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और ग्रुप 16 स्टार्ट कर दिया था, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दी थी। नोट्स ऑलरेडी ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। टेस्ट ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन पर चल रहे हैं। टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। टेस्ट में एनरोल करने के लिए आप लोगों को एनरोल करना होता है बैचेस में। ये बात हम लोग सब कर चुके हैं। और ग्रेविटी सर्कल चैनल के साथ साथ मेरा दूसरा चैनल मृत्युंजय पंड्या, उसको भी सब्सक्राइब करके रख लो। उस पर भी मैं स्ट्रैटेजी वीडियोस वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनाता हूँ। और दोनों चैनल्स अगर आपके पास में रहेंगे तो आपको थ्रू आउट केमिस्ट्री और आपके करियर रिलेटेड दोनों चीज़ें आपको मैं बताता रहूँगा। और ग्रुप 16 हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था प्यारे बच्चों। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस की बात कर ली थी। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ता था। ऑक्सीजन से सल्फर एज यूजुअल, जैसे आपने नाइट्रोजन से फास्फोरस में देखा था ग्रुप 15 में, यहां पर ऑक्सीजन से सल्फर सडन इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल का अब्सेंस था किसके अंदर? सल्फर के अंदर, यानी डी ऑर्बिटल एम्प्टी है, अब्सेंस नहीं बोलेंगे, एम्प्टी है। तो उसके अंदर इनर ऑर्बिटल के 2s2p इलेक्ट्रॉन ने बहुत तगड़ा रिपल्शन लगाया तो साइज बढ़ गया। लेकिन अगर अपन हेवियर एलिमेंट्स की तरफ चलें तो उनके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल होने की वजह से जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके क्लोज कांटेक्ट में डी और एफ ऑर्बिटल होते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा उतना पावरफुल स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं लगाया जा सकता जितना एस और पी लगाते हैं। तो एटॉमिक साइज थोड़ा सा जितना एक्सपेक्टेड है उससे कम बढ़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स या ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले पोलोनियम के इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा अंदर के शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना ज्यादा इफेक्टिव होता जाएगा। तो ये बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर ली थी। अब इस वीडियो में हम लोग यहां पर हमारी थर्ड प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? प्यारे बच्चों ध्यान से इस चीज को पढ़ते हैं, ध्यान से इस चीज को समझते हैं। तो गाइज अगर मैं आपसे पूछूं क्या मुझे बताइए दैट व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो वी ऑल नो कि अगर किसी एलिमेंट के या अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए आप लोग कितनी एनर्जी देते हो, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है। तो अगर हम यहां पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो आप सभी लोगों को मैंने एक ट्रिक सिखा रखी है और वो ट्रिक हर जगह एप्लीकेबल होगी, तो बिना चिंता के आप उस ट्रिक का यूज कीजिए। दैट इज एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यानी अगर तुम्हारे एटम का साइज छोटा है तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी और अगर तुम्हारे एटम का साइज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी। तो वी ऑल नो दैट ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम या ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। वी ऑल नो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। और एटॉमिक रेडियस के इंक्रीज होने के पीछे क्या लॉजिक है? पहला लॉजिक कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, पहला लॉजिक नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। दूसरा लॉजिक स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्यों इंक्रीज हो रहा है? यहां पर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आपने कहा कि डी और एफ ऑर्बिटल का जो रिपल्शन होता है ऑन द वैलेंस शेल वो वीक होता है। तो हां, मैंने बोला ना वीक होता है, इस वजह से ये ज्यादा दूर नहीं चले जाते, मतलब ये ज्यादा दूर नहीं खिंचाएंगे, लेकिन खिंचाएंगे तो सही। उसके अलावा डीएनएफ के अलावा नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाने की वजह से, नंबर ऑफ शेल तो बढ़ रहे हैं, सो नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे होंगे। सो नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। तो जितने ज्यादा इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा वो क्या करेंगे? स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाएंगे। तो सर फिर एटॉमिक साइज इतना ज्यादा क्यों नहीं बढ़ा? वो इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप गए नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़े तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा। तो इतना भयंकर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को स्क्रीनिंग इफेक्ट को कोप अप करना पड़ेगा, तभी एटॉमिक साइज बढ़ेगा। तो उसको कोप अप करने में
आपको जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो मैक्सिमम खर्च हो जाएगा। तो यहां पर जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये नेग्लिजिबल हो जाता है, या नेग्लिजिबल लिखने की बजाय मुझे ऐसा लिखना चाहिए इट इज नॉट इफेक्टिव। ये इतना इफेक्टिव नहीं रह जाता क्योंकि इसकी इफेक्टिवनेस स्क्रीनिंग इफेक्ट कम कर देता है। तो हम लोग सब समझ ही गए हैं बड़े अच्छे तरीके से कि बहुत इजी सी बात है कि डाउन द ग्रुप स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा, नंबर ऑफ शेल बढ़े, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है पर वो इफेक्टिव नहीं है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। और अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है देयरफॉर आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी विल बी डिक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीजेस। मतलब सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन इंथैल्पी किसकी होगी, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से कम सल्फर की, देन सेलेनियम, देन टेल्यूरियम, देन पोलोनियम। यह फैक्टर मेरे प्यारे बच्चों को फॉलो करना है, कोई चिंता वाली बात इसके अंदर आपको नहीं करनी है, बड़े आराम से आप इसे देख सकते हो। क्लियर हो गया, कोई परेशानी? चलिए बहुत बढ़िया। वाह यार इतनी परेशानी कहां से आ गई, मुझे तो तैमूर को भी पढ़ाना होगा। वाह वाह कैरीना कहाँ हो तुम, आज मैं सैफ की आवाज में बात कर रहा हूँ। वाह चलिए कोई दिक्कत पक्की बात। ये हो गया अपना टॉप टू बॉटम का कंपैरिजन। अब एक बहुत सवाल इंपॉर्टेंट मेरे सामने आता है दैट एज कंपेयर्ड टू ग्रुप 15, एज कंपेयर्ड टू ग्रुप 15, ग्रुप 16 एलिमेंट्स, group 16 elements have smaller atomic radius, have smaller atomic radius। क्या ये बात आपको पता है? अगर नहीं पता तो आपको पता होनी चाहिए कि जब कभी भी पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट से राइट जाते हो, जैसे आप कंपेयर कर रहे हो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को, तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ शेल 2 है, लेकिन इसके अंदर 7 प्रोटॉन है, इसके अंदर 8 प्रोटॉन है। तो लेफ्ट से राइट आने पर, लेफ्ट से राइट आने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं क्या? नहीं। लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है क्या? बिल्कुल बढ़ रहा है। क्यों? बिकॉज प्रोटॉन इंक्रीजेस। प्रोटॉन बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस नाइट्रोजन का थोड़ा सा कम इफेक्टिव होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है, तो न्यूक्लियस पावरफुल होगा। और स्क्रीनिंग इफेक्ट कम लगता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट कब लगता है? जब तुम्हारे नंबर ऑफ शेल्स बढ़े और इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, तब स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा। लेकिन यहां तो नंबर ऑफ शेल ही नहीं बढ़ रहे हैं, तो कहां का स्क्रीनिंग इफेक्ट? तो स्क्रीनिंग इफेक्ट थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है इसके वैलेंस शेल में, इसमें 7 थे, इसमें 8 है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट हल्का सा बढ़ेगा। लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट इतना ज्यादा जिसको बोलना चाहिए इफेक्टिव नहीं होगा। तो यहां पर हम बोलेंगे दैट स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस बट नॉट मच इफेक्टिव, बट इट इज नॉट मच इफेक्टिव कि ये एटॉमिक साइज को इंक्रीज करे। तो इन 3 कारणों की वजह से आपका एटॉमिक रेडियस छोटा हो जाता है। तो हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट। यानी नाइट्रोजन के मुकाबले ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस कैसा होगा? छोटा होगा। लेकिन सर आपने तो यहां बताया कि अगर एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन इंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहां पर आपने बोला कि नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज ऑक्सीजन से बड़ा है, दैट मींस ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन इंथैल्पी नाइट्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि इसका एटॉमिक साइज छोटा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं होता। और ऐसा क्यों नहीं होता अब मैं आपको समझाने वाला हूं। तो पहली बात, आप लोग ये सब समझ गए कि लेफ्ट टू राइट जाने में एटॉमिक रेडियस छोटा होता है। सो वी ऑल नो दैट नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज ऑक्सीजन से ज्यादा बड़ा होगा। बट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन और वी कैन से ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन ऑक्सीजन, यानी कि ग्रुप 16 एलिमेंट। सर ये तो गड़बड़ हो गई, यानी नाइट्रोजन का साइज भी बढ़ा और उसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी बढ़ी। ऐसा क्यों? यहां तो आपने उल्टा सिखाया था कि नाइट्रोजन का अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ा है तो उसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होनी चाहिए। लेकिन यहां पर ऐसा क्यों? तो प्यारे बच्चों यहां पर जो आपको रीजन देना पड़ेगा
वो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं दैट ग्रुप 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 NP3। और ये जो NP3 होता है ये कैसा होता है, हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड मतलब मोर सिमेट्रिकल, मोर सिमेट्रिकल मतलब मोर स्टेबल। और यहां पर क्योंकि ये मोर स्टेबल है, अगर आप इसे बोलेंगे कि तू एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहां से छोड़ेगा, ऑब्वियसली यहां से छोड़ेगा। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, आप खुद इमेजिन करो, जब ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो क्या अब ये स्टेबल रहा, नहीं। ये स्टेबल कब होता है, जब यहां पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन यहां पर अब 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये स्टेबल से क्या हो गया, ये स्टेबल से कंपैरेटिवली अनस्टेबल हो गया। तो कोई नहीं चाहेगा दुनिया में कि मैं स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जाऊं। मैं अभी स्टेबल हूं, मैं अभी बढ़िया जमा हुआ हूं, और मैं अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के अनस्टेबल हो जाऊं। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो आप लोगों को इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी देनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन वहीं अगर मैं इसको नोट कर लेना, जरा स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं इन ग्रुप 16 एलिमेंट्स की बात करूं, तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स का गाइस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 NP4 1 2 3 और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो ये हाफ फिल्ड नहीं है भाई। कोई भी एक ऑर्बिटल स्टेबल कब होता है, जब वो या तो फुल्ली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो। तो ये फुल्ली फिल्ड है लेकिन ये हाफ फिल्ड नहीं है, मतलब ये वाला ऑर्बिटल सिमेट्रिकल ज्यादा नहीं है, इलेक्ट्रॉन के थोड़ा सा बिखर गया है, तो ये अनस्टेबल है। तो अभी ये कैसा है, कंपैरेटिवली अनस्टेबल है, किसके मुकाबले, ग्रुप 15 के मुकाबले। अब तुम इसको बोलते हो कि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे भैया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन कौन सा छोड़ेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने क्लास 11th में अफबाउ हुंस एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा हो, तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, पहले ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। मतलब ये वाला जो ब्लू कलर से मैंने इलेक्ट्रॉन बनाया है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये आखिरी इलेक्ट्रॉन है, और सबसे पहले यही बाहर जाएगा। जो सबसे आखिरी में होता है वो सबसे पहले बाहर जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ये बाहर जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो ये क्या करेगा, ये इस तरीके से दिखने लगेगा, यानी ऑक्सीजन या ऑक्सीजन फैमिली का कोई भी मेंबर अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो वो ऐसे आ जाएगा, मतलब अब स्टेबल हो जाएगा ग्रुप 15 जैसा। तो इसका मतलब ये है कि ग्रुप 16 तो चाहेगा दो चीजें। पहली चीज क्या चाहेगा कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले आऊं और नोबल गैस जैसा बन जाऊं, और अगर नहीं मिल रहे तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दूं और नाइट्रोजन जैसा बन जाऊं, ताकि मेरा ऑर्बिटल तो स्टेबल हो। तो यहां पर क्या होगा, नाइट्रोजन ऑलरेडी स्टेबल है और तुम उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको अनस्टेबल बनाना चाह रहे हो। और सेम केस ग्रुप 16 में वो पहले अनस्टेबल है और एक इलेक्ट्रॉन निकालेगे तो स्टेबल हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एवरी सिस्टम इन यूनिवर्स ट्राई टू बिकम स्टेबल। तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी छोड़ देगा, मतलब कम एनर्जी दोगे तो भी इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो ये कम एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, और इसको ज्यादा, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा एनर्जी दोगे तब कहीं जाकर ये बेचारा इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, नहीं तो बोलेगा मेरा इलेक्ट्रॉन का मत ले जाओ, ऐसा करेगा। समझ में आई बात आप लोगों को? कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई परेशानी? तो यहां पर हम लोग क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, they do not easily remove their valence electron, but group 16 can, because after removing the electron, because after removing the valence electron they occupies group 15 like configuration that is much stable। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, क्या कोई परेशानी? ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। तो गाइस हम लोग यहां पर एक बात ध्यान से नोट करेंगे
कि ये जो मैंने आपको बात बताई, ये बताई फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी की। तो ये हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं क्या, दैट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इज स्मॉलर देन ग्रुप 15 एलिमेंट्स। क्या ये बात समझ में आ गई? व्हाट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी? पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने की, मतलब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर मैं लिखूं 1s2 2s2 2p3 में से अगर आप आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1 लगाओगे तो नाइट्रोजन के ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं ऑक्सीजन के केस में बात करोगे तो ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4 है, आप आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1 लगाओगे तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा और ये दिखेगा 1s2 2s2 2p3। तो इट इज मच स्टेबल एंड इट इज कंपैरेटिवली अनस्टेबल। मस्त जोक मारा बाबा रे बाबा रे बाबा, मेरे को रिस्क नहीं लेने का। समझ में आई बात? तो गाइस ये फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी हो गई। क्या ये चीज क्लियर है? अब एक सवाल और आता है, चलो ठीक है, मतलब ये तो क्लियर हो गया कि हमारे ऑक्सीजन फैमिली की फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी यानी आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। कौन सी? फर्स्ट। वी आर कंपेयरिंग द फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। लेकिन हम लोग सब जानते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी होती है। अब सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब क्या होगा? देखो, इसमें से तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो नाइट्रोजन पे +2 चार्ज आ जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। और वहीं जब तुम इस ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन और निकालने की कोशिश करोगे तो ऑक्सीजन पे +2 चार्ज आ जाएगा और ये जाएगा 1s2 2s2 2p2। अब इस आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2 पर जरा फोकस करो। अब नाइट्रोजन बेचारा ऑलरेडी यहां पर अनस्टेबल है, तो जो अनस्टेबल हो गया उससे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन को जरा देखो, अब इसको स्टेबिलिटी की चार्ट लग गई है, अब इसके हाथ में पानी पूरी लग गया है कि अपुन को स्टेबल हो गया है। अब इसके साथ वही होगा जो कुछ देर पहले नाइट्रोजन के साथ हो रहा था, मतलब स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जाना पड़ रहा है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद अब स्टेबल हुआ है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड हो गया है। लेकिन अब तुम बोल रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन और तो अब ये क्या बोलोगे? आप बोलोगे समझ रहे हो क्यों? क्योंकि यहां से अब ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद अब ये भी कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल। तो अब आपको यहां पर ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी ताकि ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो ना? डन? समझ में आ गई? तो यहां पर अगर हम बात करें सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी की, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2 किसकी? ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉलर देन आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2 ऑफ ऑक्सीजन। मतलब यहां पर अब केस उल्टा हो गया, यहां पर अब केस उल्टा हो गया। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन पॉजिटिव have stable configuration as compared to n positive configuration. Therefore oxygen positive have greater ionization enthalpy than nitrogen positive. बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, गुलू 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 वाली बात है ये। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, दोनों ही सेकेंड और थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये सेकेंड मोस्ट और ये थर्ड मोस्ट, ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट और ये थर्ड मोस्ट। तो मैं आपको इन दोनों का कंपैरिजन बता रहा हूं, लेकिन आप ये मत सोचना कि ऑक्सीजन इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन इंथैल्पी बहुत हाई होती है। मतलब अगर आप इसको दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करो, किसी मेटल से, किसी नॉन मेटल से, कार्बन से, बोरॉन से, बेरिलियम से, कैल्शियम, सोडियम, आयरन वगैरह से, तो भैया ये बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे बस इतना ही कारण है कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब ये इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ने वालों में से नहीं है।
हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन छोड़ सकते हैं। आप बहुत ज्यादा हाई एनर्जी दोगे तब छोड़ देंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा हाई एनर्जी में से भी जल्दी कौन छोड़ेगा वो डिसाइड करना है। तो नाइट्रोजन पहले मतलब पहले नाइट्रोजन स्टेबल है, इसलिए उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है ऑक्सीजन के मुकाबले। एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद केस उल्टा हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हारा ऑक्सीजन स्टेबल हो गया है, नाइट्रोजन जैसे कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। यही बातें इसकी बाकी ग्रुप मेंबर्स भी फॉलो करेंगे। अगर तुम फॉस्फोरस सल्फर कंपेयर करोगे तो भी सेम केस है। समझ गए? चलिए, तो इतना नोट कर लिया हो तो इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, 1 2 3 चिक। ए वाह मैन, क्या पढ़ाते हो, मेरे तैमूर को भी तुम्हें पढ़ाना। वाह, एंड वी ट्विस्ट 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 एंड वी ट्विस्ट 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 ट्विस्ट। चलो हो गया, कोई कट। तो फोर्थ प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? एक एटम जब किसी और एलिमेंट के साथ या किसी और एलिमेंट के एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तब उस एटम की पावर कि वो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उस सामने वाले एटम के इलेक्ट्रॉन को भी, जिसने बॉन्ड बनाया है, अपनी ओर खींच ले। मतलब इट इज द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड हाउ इन नाइट्रोजन ग्रुप। तो गाइस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर हम यहां पर कंपैरिजन करें तो वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और इसके पीछे क्या कारण है? वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप? बिकॉज atomic radius increases and electronegativity प्रायोरिटी, मतलब जिसको बोलना चाहिए प्राइमरीली डिपेंड करती है न्यूक्लियस के पावर पे। तो मैंने माना कि डाउन द ग्रुप न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, लेकिन ये प्रोटॉन्स को बहुत सारे शेल्स कवर कर लेते हैं और इसकी पावर को दबा देते हैं। साथ ही साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाता है और उसकी पावर को दबाता जाता है। इस वजह से न्यूक्लियस अपने खुद के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी ओर नहीं ला पाता। क्यों? माना इसके पास पावर है, माना इसके पास में शक्ति है खींचने की, लेकिन अंदर के इलेक्ट्रॉन्स इस पर डेफिनेटली एक बहुत पावरफुल रिपल्सिव इफेक्ट लगाएंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट, और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन उल्टा दूर जाता है। तो एक एलिमेंट जिसका न्यूक्लियस इतना इफेक्टिव नहीं है कि वो अपने खुद के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लाए, वो किसी दूसरे एटम जो उसके साथ में बॉन्डेड है और एक बॉन्ड बनाया है दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन ने, उसको क्या बेल आइकॉन अपनी तरफ खींचेगा? एक एटम जिसका न्यूक्लियस अपने खुद के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पा रहा अपनी ओर, वो दूसरे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या बेल आइकॉन अपनी ओर खींचेगा? नहीं। तो सीधी सी बात है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सिर्फ प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आपके न्यूक्लियस में भले ही प्रोटॉन बढ़ जाए, लेकिन अगर वो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया और वो नेग्लिजिबल या नॉन इफेक्टिव हो जाता है। तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने के पीछे रीजन क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस एंड शेल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। यानी ये तीन रीजन है यहां पर इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होने के। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाता है। अगर अपन बात करें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम की, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 स्केल पर नापी जाती है, दैट इज सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नाइट्रोजन की 3.0 थी, यहां पर आपके ऑक्सीजन की 3.5 है। तो यहां पर सब लोग मार्क करके लिखेंगे दैट इट इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। आपकी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन के बाद सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकेंड मोस्ट
हाईएस्ट है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, किसी भी तरीके की कोई परेशानी? ठीक है। अगर इसके अलावा अगर आप सल्फर की देखो तो इट इज समवेयर अराउंड 2.4, सेलेनियम की समवेयर अराउंड 2.3 से 2.4, तो अपन अप्रोक्सीमेटली 2.4 ही लिखते हैं। टेलुरियम की 2 और पोलोनियम की 1.7, तो आप क्लियर कट इन वैल्यू से देख सकते हो डिक्रीज हो रही है। बस एक सवाल इसमें आता है, बाकी कोई सवाल नहीं आता, बस एक सवाल आता है कि ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ गए तो एक ड्रास्टिक डिक्रीज आ रहा है। आप देखो सल्फर सेलेनियम की ऑलमोस्ट सेम है, सेलेनियम टेलुरियम में ज्यादा कोई फर्क नहीं आया, टेलुरियम और पोलोनियम में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं आया, लेकिन ऑक्सीजन से सल्फर में देयर इज अ ड्रास्टिक डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑब्जर्व्ड। एक ड्रास्टिक, बहुत ज्यादा खतरनाक डिक्रीज ऑब्जर्व यहां पर हमें मिल रहा है। उसके पीछे क्या कारण होगा? तो बेटा उसके पीछे आप देखो क्या कारण होगा। एटॉमिक रेडियस, वी ऑल नो ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस 66 पिकोमीटर है एंड सल्फर का 104 पिकोमीटर है, तो देयर इज अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ा था? क्यों बढ़ा था? क्योंकि सल्फर के अंदर इन सल्फर देयर इज अ वैकेंट डी ऑर्बिटल, और जो सल्फर के वैलेंस शेल थे 3p और 3s, उसके ऊपर क्या किया, अंदर के 2p ने जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे और 2s ने एक जोरदार रिपल्शन लगाया, बिकॉज वी नो दैट 2s और 2p का अपने करीब वाले वैलेंस शेल पर बहुत जोरदार रिपल्सिव इफेक्ट होता है, तो इसलिए उसका साइज एकदम से बढ़ गया। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? फिर इससे इसका साइज नॉर्मली बढ़ा, इससे इसका साइज नॉर्मली बढ़ा, इससे इसका साइज हल्का सा बढ़ा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नॉर्मली बढ़ी। क्या इसके अंदर कोई परेशानी? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? पक्की बात? श्योर शॉट? चलो इतना पहले नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, इतना नोट कर लिया, इसको रब करें। चलिए बहुत बढ़िया। झंडू बाम पीड़ा हरी बाम, सर्दी सरदर्द को पल में दूर करे, श्री श्री झंडू बाम। चलो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई। नाउ फिफ्थ पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इलेक्ट्रॉन, क्या लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है बांगड़ू? ये सर, जब कभी भी एक एटम अपने वैलेंस शेल को फुल्ली फिल्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और अपने आप को स्टेबल बनाता है, नोबल गैस की तरह बनाता है, तब उस एटम के द्वारा रिलीज करी गई एनर्जी ही कहलाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और हम लोग सब जानते हैं कि ग्रुप 16 एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके हिसाब से दे रिक्वायर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, दे रिक्वायर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर इनको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये नोबल गैस की तरह बन जाएंगे, और जब ये नोबल गैस की तरह बन जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये स्टेबल हो जाएंगे। तो जब इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएंगी तो इनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि जो यूनिवर्स में जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी कम उसकी एनर्जी होगी, ये बात फिक्स है। तो जितना ज्यादा स्टेबल उतनी कम एनर्जी। तो अभी तो इसके पास में एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि अभी ये कैसा है, अभी तो ये अनस्टेबल है, तो अभी अनस्टेबल है, तो अभी इस समय इसके पास में एनर्जी ज्यादा है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, स्टेबल हो जाएगा, तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो ज्यादा एनर्जी से यहां पर अगर इसकी एनर्जी अभी इस समय ज्यादा है तो ज्यादा से एनर्जी कम कैसे होगी? ऑब्वियसली क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो छोड़ देगा एनवायरनमेंट में। और जब भी कोई अपने पास की चीज बाहर छोड़ देता है, मेरे पास में 10 रुपए हैं,
मेरा खाना 1 रुपए में आ जाता है, मेरे पास में 9 रुपए एक्स्ट्रा है, मैंने 9 रुपए दे दिए, दान कर दिए, तू ले जा, तू भी ले जा, तू भी ले जा, तो मेरे पास से तो रुपए गए, गए मतलब माइनस, माइनस मतलब लॉस, मतलब एनर्जी रिलीज बोले तो लॉस, भले ही काम की नहीं है लेकिन लॉस तो हुआ, लॉस ऑफ एनर्जी। भले ही तुम्हारे पास में भंगार है, तुमने किसी को दे दिया, पर तुम्हारे पास से तो भंगार गया, तुम्हारा तो नुकसान हुआ, पैसा नहीं लिया बदले में, दे दिया, दान कर दिया, तुम्हारा तो लॉस हुआ, मतलब एनर्जी गई, एनर्जी गई मतलब नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कैसी होगी? नेगेटिव। जब कभी भी कोई चीज जाती है, लॉस होती है, तो तुम नेगेटिव में बताते हो ना, समझ रहे हो, तो नेगेटिव। तो देयरफॉर they will have a negative electron gain enthalpy। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात क्लियर हुई मेरे प्यारे लाडलों को? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अति उत्तम। क्या मैं इसे रब कर सकता हूं? क्या आपकी आज्ञा है? ठीक है, तो अब आप खुद ही समझ गए हो कि भैया ग्रुप 16 के एलिमेंट को 2 चीज चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। आप खुद सोचो, ग्रुप 16 के पास में 2 ऑप्शन है, या तो अपने वैलेंस शेल के 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, या अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। आसान क्या है भाई, तुम मेहनत करके 6 इलेक्ट्रॉन ले आए हो, 2 की कमी है, तो तुम 2 लाने पे फोकस करोगे ना, 6 छोड़ोगे थोड़ी। तो बस इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये बिल्कुल तैयार बेटा, ये खींच लो 2 इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर इनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव होगी और मोस्ट नेगेटिव होगी। इनफैक्ट इस बात को ध्यान रखना, ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैव सेकंड मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आफ्टर ग्रुप 17, यानी कि हेलोजन्स। क्यों? अपन बाद में पढ़ेंगे जरूर, लेकिन अभी समझ लो कि हेलोजन्स को सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इनको 2 चाहिए, इनको 1 चाहिए, और नाइट्रोजन फैमिली को 3 चाहिए थे। तो वो सोचेगा 3 इलेक्ट्रॉन लाऊं कि 5 छोड़ दूं, चलो ले आता हूं, तो ज्यादा खुश नहीं होगा। लेकिन इसके पास क्या, 2 इलेक्ट्रॉन, बस 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, खींच ला, और इसको तो 1 ही चाहिए, तो ये हाईली अनस्टेबल होगा क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई। तुम खुद सोचो, तुम 3 दोस्त हो, नन्नू, ओ से क्या नाम रखे, चलो नन्नू नहीं बोलते, इसको नाना बोलते, नाना, इसको बोलते हैं ओम, और इसको बोलते हैं क्या बोलेंगे यार, एफ से किसका नाम आता है, फिरोज। नन्नू, ओम एंड फिरोज। नन्नू 3 नंबर से फेल हो गया, ओम 2 नंबर से फेल हो गया, लेकिन अपना जो फरहान है, फरहान 1 नंबर से फेल हो गया। सबसे ज्यादा टेंशन किसको होगा? फरहान को। जूते इसको ज्यादा पड़ेंगे कि तू साले 1 नंबर से फेल हो गया, गधे। ये तो 3 नंबर से फेल हुआ, मालूम है फेल होना था, 3 नंबर से, 4 नंबर से फेल कर दे, क्या बिगड़ रहा है? ये भी टेंशन में होगा यार, 2 नंबर। तो अगर इसको 3 नंबर कोई दे देगा खुश होके, तो ये तो उम्मीद करके बैठा था कि अपन तो फेल है, लेकिन 3 नंबर अगर इसको कोई दे देगा टीचर, तो ज्यादा खुश नहीं होगा, बोलेगा ठीक है। लेकिन ये बेचारा बहुत परेशान है, 1 नंबर, हाथ पैर जोड़ेगा टीचर के, 1 नंबर से पास कर दो, 1 नंबर से पास कर दो। जब इसको 1 नंबर मिलेगा तो इट विल बी वेरी हैप्पी, इसके दिमाग का सारा टेंशन निकल जाएगा, क्योंकि इसके पास ज्यादा टेंशन था इसलिए इसका ज्यादा टेंशन निकलेगा, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगी, फिर इसकी होगी और फिर इसकी होगी। समझ रहे हो बात को? तो ग्रुप 16 की सेकंड हाईएस्ट नेगेटिव होगी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आफ्टर ग्रुप 17, दैट इज योर हेलोजन फैमिली। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? और ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम या ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव। लेस एंड लेस नेगेटिव क्यों होती जाती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी किस पर डिपेंड करती है? आपके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी पावर से इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा। लेकिन डाउन द ग्रुप तो न्यूक्लियस बेचारा शेल के बोझ तले दब जाता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, तो वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को ही नहीं पकड़ पाता, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से खींच के लाएगा? समझ रहे हो? इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लेस नेगेटिव होती जाती है। तो अगर आप ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम को देखें
तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो नेगेटिव होती जाती है वो क्या होती जाती है, लेस नेगेटिव होती जाती है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है शुड बी मोर नेगेटिव, शुड बी मोर नेगेटिव देन सल्फर। मतलब सल्फर के मुकाबले ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक एक्सेप्शनल केस आ गया यहां पर क्या हो गया, एक एक्सेप्शनल केस आ गया। और क्या है वो एक्सेप्शनल केस, वो एक्सेप्शनल केस ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इतना नोट कर लिया, बाकी सब ठीक है, बस ऑक्सीजन सल्फर में एक एक्सेप्शनल केस है। सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा नेगेटिव होती है, और यही का यही क्वेश्चन फ्लोरीन क्लोरीन में आने वाला है ग्रुप 17 में, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना प्यारे बच्चों। सल्फर हैव मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी देन ऑक्सीजन। वाई? ये क्वेश्चन आपको आएगा, ये क्वेश्चन आपको आएगा, और ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए भाई। ट्रेंड तो ये कहता है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लेस एंड लेस नेगेटिव होती है, तो ऑक्सीजन की ज्यादा नेगेटिव और सल्फर की कम होनी चाहिए, लेकिन यहां उल्टा क्यों हो गया? सोचो सोचो क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ एक एटम की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है, क्योंकि एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतनी ज्यादा एनर्जी बाहर छोड़ेगा, भाई यही बात है। और वो जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर रिलीज करेगा, जितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा, सुनना मेरी बात, उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव होगी। हाँ या ना? हाँ या ना? वह यार बता यार, कमान यार गाइस, वह क्या होगा? एक एटम जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा अल्टीमेटली क्या अचीव करेगा? स्टेबिलिटी। जितनी स्टेबिलिटी होगी उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। एनर्जी कम करने का एक ही तरीका एनर्जी रिलीज करी जाए, और जितनी एनर्जी रिलीज करेगा उतनी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव होगी। मतलब यहां पर अगर हमको यह बोल रहा है कि सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा नेगेटिव है, मतलब सल्फर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की जो स्टेबिलिटी है वो कम होगी। मतलब ऑक्सीजन के मुकाबले सल्फर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद में ज्यादा स्टेबल हुआ। आप यहां पर रीजन में, सॉल्यूशन में आप यही पॉइंट नोट करेंगे दैट सल्फर आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स will achieve more stability, will achieve more stability than oxygen। हाँ सर, यहां तक का पॉइंट समझ में आ गया, लेकिन स्टेबिलिटी ऑक्सीजन की कम सल्फर की ज्यादा कैसे, ये तो दिखाओ। चलिए देखते हैं। तो एक काम करते हैं, 2 एटम बनाते हैं। ये तो अड्डा ऑक्सीजन, ये तो अड्डा ऑक्सीजन का पहला शेल यानी कि 1s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये तो अड्डे ऑक्सीजन का सेकेंड शेल जिसमें 2s और 2p है। तो ये हो गए तुम्हारे 2s के 2 इलेक्ट्रॉन, तुम्हारे 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 2 ये 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन बन गए। मतलब ये ऑक्सीजन का एटम बन गया। दिस इज योर ऑक्सीजन, जिसके इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन यानी फर्स्ट शेल में, और सेकेंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ऑक्टेट हो जाएगा। सल्फर का एटम बनाते हैं। ये तुम्हारा सल्फर का न्यूक्लियस, ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर। इसका 2s पूरी तरीके से भरा हुआ होता है, कारण क्योंकि इसका 2s2 2p6 कॉन्फ़िगरेशन होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये इसका थर्ड शेल, इसके थर्ड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरीके से, क्योंकि इसका 3s2 3p4 होता है। अब प्यारे बच्चों, जब ये ऑक्सीजन छोटू मोटू सा गुल्लू मुल्लू सा, इसका न्यूक्लियस मैं ज्यादा पावरफुल मानूंगा सल्फर के। क्यों?
क्योंकि सल्फर के पास में 3 शेल है और ऑक्सीजन के पास में 2 ही शेल है। मतलब नो डाउट ऑक्सीजन का न्यूक्लियस सल्फर के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा पावरफुल है। तो नो डाउट ये पूरी ताकत से 2 नए इलेक्ट्रॉन खींच के अपने पास ले आएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, सेकेंड शेल का साइज स्मॉल होता है एज कंपेयर टू थर्ड शेल। थर्ड शेल का साइज कंपेरेटिवली लार्ज होता है एज कंपेयर टू सेकेंड शेल। तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ये 2 नए इलेक्ट्रॉन को सेकेंड शेल में एकोमोडेट कर रहा है। लेकिन सल्फर क्या कर रहा है, सल्फर 2 नए इलेक्ट्रॉन्स को थर्ड शेल में एकोमोडेट कर रहा है, जो काफी बड़ा है। अब क्या होगा, जो शेल ऑक्सीजन का सेकेंड वाला ऑलरेडी छोटा है, उस छोटे से शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं और ऑक्सीजन अपने न्यूक्लियस की जिद के चलते 2 नए इलेक्ट्रॉन खींच लाया। अब क्या होगा, यहां पर सेकेंड शेल छोटा होने की वजह से यहां पर चीज कैसी हो गई, कंजेस्टेड हो गई, हॉश पॉश हो गया। और जो 6 इलेक्ट्रॉन पहले आराम से ऐसे बैठे हुए थे, अब उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा 2 नए इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए। और क्योंकि ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को आपस में एक दूसरे को क्या करना स्टार्ट करना पड़ेगा, रिपल्शन। तो क्योंकि साइज छोटा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन कंजस्टेड हो गए, यहां पर क्या स्टार्ट हो जाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। यहां पर क्या स्टार्ट हो गया, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा हो गया। क्यों, क्योंकि जगह छोटी है, आपने 2 नए इलेक्ट्रॉन रख दिए, तो क्या होगा, यहां पर रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। और जब अपने ही एटम में अपने ही इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करने लगे, तो वहां पर स्टेबिलिटी अचीव नहीं की जा सकती। तो ड्यू टू हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ऑक्सीजन गेन्स लेस स्टेबिलिटी। ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी कैसी होती है, लेस होती है। लेकिन अगर अपन यहां पर सल्फर में बात करें, तो सल्फर में लॉजिक ये है कि एटॉमिक साइज बड़ा होने की वजह से और थर्ड शेल का साइज बड़ा होने की वजह से कोई खास इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं हो रहा। तो देयर इज नो ऑब्जर्वेबल इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन is observed. There is no observable inter-electronic repulsion is observed. Hence, it gains more stability. यानी इसने क्या गेन करी, ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करी। और जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो ओवरऑल जो रीजन है वो क्या है कि सल्फर का जो वैलेंस शेल है वो थर्ड शेल है, विच इज कंपेरेटिवली लार्जर इन साइज। Therefore, जो 2 नए इलेक्ट्रॉन आएंगे, they will not cause any repulsion on the other 6 electrons present in the valence shell. लेकिन अगर अपन ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन का वैलेंस शेल है सेकेंड शेल, जिसका साइज छोटा है सल्फर के मुकाबले। सल्फर का वैलेंस शेल थर्ड है जो बड़ा है, इसका वैलेंस शेल सेकेंड है जो छोटा है। 2 नए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच के लाएगा क्योंकि उसका न्यूक्लियस ज्यादा एक्सपोज्ड है, ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके पास 2 ही शेल है उसको रोकने के लिए। लेकिन सल्फर के पास 3 शेल थे, तो ये पूरी ताकत से 2 इलेक्ट्रॉन खींच लाएगा, रख भी देगा। लेकिन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनमें रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा और इसलिए वो लेस स्टेबल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई गाइस? तो गाइस दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जरा इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। वैसे तो डाउन द ग्रुप लेस नेगेटिव होती है, लेकिन ऑक्सीजन सल्फर के अंदर लोचा है, उल्फत हो जाता है। समझ में आ गई बात? जरा सा फटाफट 6 21 चौथ ले लो इचका खुचुप। चलें आगे, बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की। बात कर लेते हैं अपन। तो 6 पॉइंट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो गाइस इसकी जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे सामने आ रही है, दैट इज देयर नेचर।
तो पहली प्रॉब्लम इज देयर नेचर। क्या नेचर की बात कर रहा हूं मैं? ऑक्सीजन एंड सल्फर आर टिपिकली नॉन मेटल्स। वाई दे आर नॉन मेटल्स? बिकॉज दे आर वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनर्स। इनका न्यूक्लियस ज्यादा एक्सपोज्ड है, नंबर ऑफ शेल्स कम है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। इस वजह से दे आर गुड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। इस वजह से दे आर वेरी गुड नॉन मेटल्स। सेलेनियम एंड टेलुरियम आर मेटलॉइड्स, क्योंकि इनका एटॉमिक साइज बढ़ गया, इसलिए अब ये दोनों बिहेव कर सकते हैं, यानी वक्त आने पर इलेक्ट्रॉन छोड़ के मेटल बन जाएंगे और वक्त आने पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नॉन मेटल बन जाएंगे, तो दे आर मेटलॉइड्स। बट लास्ट अगर मैं बात करूं पोलोनियम की, तो पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव मेटल होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कमजोर हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट हाईएस्ट है इसके अंदर, इसी वजह से इट इज अ गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, और इसी वजह से ये क्या बन गया? आपका मेटल बन गया। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? देख लो इसको जरा फटाफट से। हो गया ये जहां, नहीं सो गया ये जहां। चलो अच्छा, इसकी एक बात और बता देता हूं। पोलोनियम क्योंकि रेडियो एक्टिव है तो इसकी हाफ लाइफ डिस्कस करना जरूरी है। इसकी हाफ लाइफ 13.8 डेज होती है। मतलब कि अगर मान लो आपने पोलोनियम बनाया और 1 किलो पोलोनियम बनाया, 1 किलो, तो 13 दिन 8 घंटों के बाद वो पोलोनियम सिर्फ कितना बनाया था? 1 किलो, तो वो 500 ग्राम ही रह जाएगा। 1 kg अगर आपने पोलोनियम बनाया है तो वो 13 दिन 8 घंटों के बाद कितना रह जाएगा? 500 ग्राम, आधा डिकम्पोज हो जाएगा। फिर अगले 13 दिन 8 घंटों के बाद वो 25 ग्राम ही रह जाएगा। फिर अगले 13 दिन 8 घंटों के बाद वो 12.5 ग्राम ही रह जाएगा। मतलब ऐसे हाफ 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 करके वो डिकम्पोज होता रहेगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं इसके नेचर के बाद में। एमपी एंड बीपी की, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये हमेशा केल्विन्स के अंदर आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। तो गाइस सीधी सी बात है, आप लोग सभी जानते हो दैट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किन चीजों पर डिपेंड करती है? पहला तो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। आप लोग सभी जानते हैं कि ये मॉलिक्यूल के साइज के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा, इनके बीच में कैसे वेंडरवॉल अट्रैक्शन है, वेंडरवॉल फोर्सेस कैसे हैं, उस पर डिपेंड करती है। और जो मेल्टिंग पॉइंट है आपका, स्पेशली सिर्फ और सिर्फ अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो इन दो के अलावा वो पैकिंग कैसी है, यानी पार्टिकल्स सॉलिड ही मेल्ट होता है, तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स कितने टाइटली पैक्ड हैं, उन चीजों पर डिपेंड करती है। तो ये मैंने आपको क्यों बताया? ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप इस बात को समझ सकें। क्या इतना देख लिया आपने अच्छे तरीके से? चलिए, तो गाइस अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। आराम से सिग्निफिकेंटली बढ़ता है। आप इसे सीधे सीधे ऑब्जर्व कर सकते हो, आप इसे बड़े आराम से देख सकते हो बिना किसी परेशानी के। क्यों बढ़ता होगा? सोचो भाई, ऑक्सीजन के मुकाबले सल्फर का साइज बड़ा है, सल्फर के मुकाबले सेलेनियम का साइज बड़ा है, सेलेनियम के मुकाबले टेलुरियम का साइज बड़ा है, और टेलुरियम के मुकाबले पोलोनियम का साइज बड़ा है। तो साइज तो बड़ा हो रहा है, लेकिन क्या ऑक्सीजन, इस यूनिवर्स में ऑक्सीजन अकेला एटम एग्जिस्ट करता है? नहीं। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर हमको समझनी पड़ेगी, दैट ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज अ डायएटॉमिक गैस। ये कैसे एग्जिस्ट कर रही है? डायएटॉमिक गैस की तरह, यानी O2। क्या मुझे कोई इसका रीजन बता सकता है कि ऑक्सीजन डायएटॉमिक गैस की तरह क्यों एग्जिस्ट कर रही है? अगर तुमने नाइट्रोजन फैमिली पढ़ी है, समझ में आ जाएगा। नाइट्रोजन क्यों था N2 फॉर्म में? क्योंकि वो पी पाई बॉन्डिंग कर सकता है, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो पी पाई बॉन्डिंग कर सकता है। तो इसका रीजन भी यही होगा, दैट बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट कैन फॉर्म पी पाई बॉन्ड विथ इटसेल्फ, यानी अपने जैसे ऑक्सीजन एटम के साथ ये क्या कर सकता है?
ये पी पाई बॉन्डिंग कर सकता है, और इसी वजह से देयरफॉर इट शोस या देयरफॉर इट डू नॉट शोस कैटेनेशन। ये कैटेनेशन भी शो नहीं करेगा। व्हाट इज कैटेनेशन? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, लंबी चेन नहीं बना सकता ये। तो ऑक्सीजन डायटॉमिक फॉर्म में है, यानी छोटा सा मॉलिक्यूल है। वैसे भी ऑक्सीजन का साइज छोटा है, तो O2 का साइज भी छोटा होगा। बट अगर मैं बात करूं फॉस्फोरस की, सॉरी सल्फर की, बट सल्फर एग्जिस्ट एज S8 मॉलिक्यूल। सल्फर S8 मॉलिक्यूल की तरह रूम टेम्परेचर पर होता है, यानी 8 सल्फर के मॉलिक्यूल जुड़कर 8 सल्फर के एटम जुड़कर एक सल्फर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे कैसी है? डायटॉमिक। लेकिन सल्फर रूम टेम्परेचर पे क्या है? अपन ये कहां की बात कर रहे हैं? रूम टेम्परेचर की। लेकिन सल्फर रूम टेम्परेचर पे कैसा है? पॉलीएटॉमिक है। इट इज पॉलीएटॉमिक, इनफैक्ट ऑक्टा एटॉमिक, 8 मॉलिक्यूल है। तो इसका साइज ऑब्वियसली बड़ा होगा। जितना बड़ा साइज होगा उतने ज्यादा सरफेस एरिया होगा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वेंडर वॉल फोर्स लगेगा, और जितना ज्यादा वेंडर वॉल फोर्स लगेगा मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा टाइटली पैक्ड होंगे, इसलिए रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। इट इज सॉलिड। तो ऑब्वियसली बात है, गैस के मुकाबले सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही होगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्या मैं इधर का रब कर दूं नेचर वाला पार्ट? चलिए, तो क्या ये पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया मेरे लाडले बच्चों को? यानी कि क्या बोला मैंने? ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे गैस होता है, लेकिन सल्फर और इसके बाकी सारे ग्रुप मेंबर्स पॉलीएटॉमिक होते हैं। पॉलीएटॉमिक, ठीक है। सो देयरफॉर एज कंपेयर्ड टू ऑक्सीजन, जो कि कैसा एग्जिस्ट कर रहा है? O2, सल्फर कैसा एग्जिस्ट कर रहा है? S8 हैव सिग्निफिकेंट और वी कैन से वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। क्या यहां तक चीज क्लियर हुई? आराम से समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। ये आपके एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन भी है कि ऐसा क्यों होता है कि ऑक्सीजन के मुकाबले सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एकदम से बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। अच्छा, एक और मैं चीज बता दूं जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है। टेलुरियम के मुकाबले पोलोनियम का बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट लेस हो जाता है, इज स्मॉल एज कंपेयर टू पोलोनियम। यानी देखा जाए तो टेलुरियम से पोलोनियम का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि पोलोनियम सबसे बड़ा एलिमेंट है, लेकिन टेलुरियम के मुकाबले पोलोनियम का कम हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण होगा? तो बेटा टेलुरियम के अंदर ओनली डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, लेकिन पोलोनियम के अंदर डी एंड एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। और जिस एलिमेंट के अंदर सिर्फ डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, आई मीन डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो अपने वैलेंस शेल पर स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाएंगे, या मैं कहूं रिपल्शन लगाएंगे। और पोलोनियम के अंदर डी ऑर्बिटल के साथ साथ एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स भी रिपल्शन लगाएंगे। दैट मींस यहां पर डी एंड एफ ऑर्बिटल रिपल्शन लगा रहे हैं अपने वैलेंस शेल पर, यानी यहां पर इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा प्रोमिनेंट होगा और यहां पर कम होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर डी ऑर्बिटल अकेला है, लेकिन यहां पर डी के अलावा एफ भी, और हम लोग जानते हैं एफ ऑर्बिटल का रिपल्शन नेग्लिजिबल होता है। तो एक एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल पर नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट, या मैं कहूं नेग्लिजिबल रिपल्शन लगाएंगे, इसलिए डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल के रिपल्शन की वजह से इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट हाई होगा। मतलब पोलोनियम के NS2 NP4 की बात करें तो NS2 अनपेयरिंग से मना कर देगा। अगर ये अनपेयरिंग से मना करेगा
तो पोलोनियम आपको P8 के फॉर्म में दिखेगा ही नहीं, पोलोनियम P8 के फॉर्म में नहीं दिखेगा, लेकिन टेलुरियम के अंदर d ऑर्बिटल स्क्रीनिंग इफेक्ट लगा रहा है, या मैं कहूं रिपल्शन लगा रहा है, जो f ऑर्बिटल के ज्यादा है। मैंने क्या सिखाया था, सबसे ज्यादा s, फिर p, फिर d और सबसे आखिरी में f। तो f के मुकाबले d का स्क्रीनिंग इफेक्ट या रिपल्शन ज्यादा होगा, मतलब इसके पास चांसेस हैं कि इसका ये जो ns ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयरिंग करके एक इलेक्ट्रॉन को अपने उछाल के कहां फेंक दे, ns2 np4 nd के अंदर फेंक दे। और अब यहां पर अनपेयरिंग की वजह से ये पोलोनियम पॉली एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, और जब ये पॉली एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा, बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा तो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लेकिन ये बड़ा मॉलिक्यूल बना ही नहीं पाएगा क्योंकि इसका ns इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से अनपेयरिंग से मना कर देगा, ये ऐसे अपने इलेक्ट्रॉन को d ऑर्बिटल में पोलोनियम भेजेगा ही नहीं, तो इसका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। गाइस ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको ध्यान से आपको नोट करना पड़ेगा, एंड आई गेस आपको ये समझ में आ भी गया होगा, कोई ज्यादा इसके अंदर खास बड़ी बात नहीं है। तो इसको गाइस ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई परेशानी, चलिए तो जरा फटाफट नोट करो तो, ठीक है गाइस, क्लियर अच्छे तरीके से। चलिए तो बस ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब गाइस अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना, दैट इज इसके ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह की हम लोग बात करेंगे। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन O2 के अलावा O3 फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, एंड अगर कोई एक एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकता है और उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो तो उसे एलोट्रॉपी बोलते हैं। जैसे ये कार्बन ग्रेफाइट और डायमंड और बल्क मिस्टर फुलरेंस बनाता है, वैसे ही आपका यहाँ पर ग्रुप 16 के सारे एलिमेंट एलोट्रॉपी शो करते हैं। ऑक्सीजन O2 एंड ओजोन O3 एलोट्रॉप से, सल्फर S8 के अलावा S6 फॉर्म में भी होता है और S2 फॉर्म में भी होता है, सल्फर के भी अलग अलग एलोट्रॉप्स है, तो ये सारे लोग एलोट्रॉप्स बना सकते हैं, ध्यान रखना इस बात को। तो गाइज आई होप आपको ये फंडा क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात आई है, और अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं पता है तो आपको नाइट्रोजन फैमिली में एक बार इनर्ट पेयर इफेक्ट अच्छे तरीके से समझना होगा। मैंने बहुत अच्छे से वहां समझाया, और इसीलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। एक बार जरा ग्रुप 15 पर इनर्ट पेयर इफेक्ट को देख लो ताकि आपको चीज और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। पोलोनियम के अंदर f ऑर्बिटल ज्यादा नजदीक है किसके, ns और np के, इसलिए f ऑर्बिटल कमजोर रिपल्शन लगा रहा है, इसलिए उसका ns अनपेयर नहीं होगा। लेकिन टेलुरियम में d ऑर्बिटल ns np के नजदीक है, और d f के मुकाबले d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा पावरफुल स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाएंगे, रिपल्शन लगाएंगे, तो इसका ns का इलेक्ट्रॉन जंप करके nd में चला जाएगा। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने टेलुरियम 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 जुड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, बड़े एटम बड़ा मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल ज्यादा सरफेस एरिया, ज्यादा वेंडर वॉल फोर्स, ज्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हल्के फुल्की चीजें हैं, पता होनी चाहिए। बोर्ड वोर्ड में तो कोई नहीं पूछता, पर आप के पास में डेटा और नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो गाइस आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, और इसके आगे की बात ऑक्सीडेशन स्टेट की बात अगली क्लास में करेंगे, वहां पर भी इनर्ट पेयर इफेक्ट काम में आएगा। तो यार वाह यार, तुम्हें सब पता होना चाहिए मैन, कम ऑन यार ठीक है। चलिए तो गाइस बाकी बातें अगली क्लास में, आज की क्लास के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना ग्रेविटी सर्कल को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड सेकंड चैनल मृत्युंजय पंड्या को भी सब्सक्राइब करना मत भूले। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।